उस रात शहर के सरकारी अस्पताल के एक अंधेरे वार्ड में एक जवान लड़का आखिरी सांसें गिन रहा था। उसका शरीर बुरी तरह कमजोर हो चुका था। आंखें अंदर धंस गई थी, जैसे कहीं रात से सोया ना हो, और चेहरा इतना पीला पड़ चुका था जैसे शरीर में खून ही ना बचा हो। डॉक्टरों को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये बीमारी है क्या, लेकिन उसके शरीर को देखने वाला हर इंसान देख पा रहा था। उसकी गर्दन, छाती और पीठ पर गहरे काले निशान थे, ऐसे निशान जैसे किसी ने बार बार उसे अपनी बाहों में जकड़कर दबाया हो। कमरे के कोने में खड़े उसके बाप की आंखों में डर साफ दिखाई दे रहा था, और माँ का रो रो कर बुरा हाल था। मैंने कहा था उस कोठी से दूर रहने को। हाय मेरा बेटा, मेरा बेटा, कोई इसे बचा लो, मेरा बेटा। तभी यश की बंद होती आंखें अचानक खुली। उसने कमरे के एक कोने की तरफ देखा। उसके सिवा किसी और को कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। यश के होठ कांप उठे, जैसे वो कुछ कहना चाह रहा था। तुम फिर आ गई। उसी पल कमरे में एक बहुत हल्की मीठी खुशबू फैल गई। खिड़की के पास लगे पर्दे अपने आप हिलने लगे, जैसे किसी ने अभी अभी वहां से गुजरकर उन्हें छुआ हो। और फिर यश के होठों से एक आखिरी चीख निकली। इसके बाद उसका शरीर एकदम ढीला पड़ गया और डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। लेकिन मरने से ठीक पहले यश की आंखें उसी कोने पर टिकी थी। ये कहानी तब शुरू हुई थी जब यश अपनी गर्लफ्रेंड जिया के साथ एक होटल में बैठा खाना खा रहा था, और उसे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि उसकी जिंदगी कुछ ही दिनों में हमेशा के लिए बदलने वाली है। कब से तुम्हारा सारा ध्यान केवल खाने पर है? अरे एक बार मेरी तरफ भी तो देखो। क्या तुम भी यश ऐसे लोफड़ों जैसी हरकतें मत किया करो प्लीज। सीटी क्यों मार रहे हो? इसमें क्या है? आओ अच्छा एक सेल्फी लेते हैं, मैं अपने इंस्टाग्राम पर डालूंगा। यश जिया की तरफ आगे बढ़ता है और उसके कमर पर हाथ रखता है, लेकिन जिया तुरंत यश का हाथ झटक देती है। मैंने तुम्हें कितनी बार मना किया है यश कि मुझे ये सब पसंद नहीं है। कितने लोग आ जा रहे हैं, ऐसे चिपका चिपकी अच्छा लगता है क्या? तुम कितनी बोरिंग हो यार जिया। गलती कर दी मैंने तुम्हें अपनी गर्लफ्रेंड बनाकर। सीटी मत बजाओ, आंख मत मारो, कंधे पर हाथ मत रखो, यहाँ मत छुओ, वहां मत हाथ लगाओ। तुम क्या भजन करने के लिए मेरी जेब बनी हो? वाओ, तो तुम सिर्फ यही सब करने के लिए मेरे साथ रहना चाहते हो? तुम कुछ करने दोगी तब तो करूंगा। यश की बात सुनकर जिया नाराज होकर वहां से चली गई थी। उधर यश भी गुस्से में अपने दोस्तों से मिलने निकल जाता है। रात के 11 बजे। नालायक, घर ही क्यों आता है? बाहर रोड पर ही सो जाया करना। छुट्टियां क्या हो गई, घर में पैर ही नहीं टिकते हैं साहबजादे के। कमरे में आकर यश ने जल्दी जल्दी कपड़े बदले और बिस्तर पर लेट गया, लेकिन उसकी आंखों में नींद का नामो निशान नहीं था। रह रहकर जिया का हाथ झटकना उसे याद आ रहा था। अचानक उसे पास के कमरे में माँ बाप के बात करने की आवाज सुनाई देती है। सुनिए जी, क्या फिर उसी कोठी के चक्कर में गांव जा रहे हैं? मैं कहती हूँ छोड़िए ना। अरे शहर के कुछ लोग खरीदने को तैयार हुए हैं। अगर ये सौदा हो गया ना तो हमें बहुत बड़ा फायदा होगा। फिर करोड़ों की प्रॉपर्टी पड़ी हुई किसी काम आ जाए तो उससे अच्छा क्या होगा? लेकिन फिर भी मुझे लगता है बंद दरवाजे के पीछे जो है उसे क्यों बाहर का रास्ता दिखाना। जाने दीजिए ना। अरे कुछ नहीं है, मैंने सब सोच समझ लिया है। अब सो जाओ, मुझे सुबह जल्दी निकलना है। अब कौन सा गांव, कैसी हवेली? मम्मी पापा किस हवेली की बात कर रहे हैं? अब तो देखना पड़ेगा। अगली सुबह। अब पापा कहाँ जा रहे हो आप? मैं साथ चलूं? तुम नहीं, कोई जरूरत नहीं। पापा मैं छोटा बच्चा नहीं हूँ। मैंने रात को सुना था कि आप किसी गांव जा रहे हो। मुझे भी पुरानी हवेली देखनी है। वेकेशन चल रहे हैं, यहाँ पर खाली तो हूँ। पूरा दिन माँ की चिक चिक सुनने से अच्छा आपके साथ चल लूं। अच्छा ठीक है, रात होने से पहले तो हम निकल ही जाएंगे, कोई खतरा नहीं है। अब ठीक है चलो। कुछ ही देर में दोनों गाड़ी में बैठकर गांव के लिए निकल पड़े। रास्ते भर खेत, कच्ची सड़कें
और दूर दूर तक फैले पेड़ दिखाई दे रहे थे। करीब 4 घंटे बाद उनकी गाड़ी एक बहुत बड़ी और पुरानी कोठी के सामने आकर रुकी। कोठी सच में बहुत विशाल थी। ऊंची ऊंची दीवारें, जंग लगा हुआ लोहे का गेट और अंदर एक लंबा सा आंगन। दीवारों पर काई जम चुकी थी और खिड़कियों के शीशे धूल से ढके हुए थे। फिर भी हवेली अपने समय में क्या आलीशान रही होगी, ये समझना मुश्किल नहीं था। ये हमारी कोठी है पापा? माय गॉड! हाँ, बहुत पुरानी है। अब कोई सवाल जवाब नहीं। और हाँ, किसी सामान को छूना नहीं है। चुपचाप मुझे मेरा काम करने दो। जैसे ही यश अंदर कदम रखता है, उसे अचानक एक मीठी सी खुशबू महसूस होती है। वो खुशबू बेहद अजीब थी, जैसे रात में खिलने वाले रात चांदनी के फूल। यश को ऐसा लगा जैसे कि किसी ने अभी अभी उसके पास से गुजरते हुए धीरे से सांस ली हो। अजीब है, ये खुशबू कहां से आ रही है? पुरानी हवेलियों से तो सीलन की बदबू आती है, यहाँ खुशबू आ रही है। क्या बात है? क्या ताका झांकी कर रहे हो? अब नहीं, कुछ तो नहीं पापा। 1 सप्ताह में ये कोठी बिक जाएगी। पार्टी 1 सप्ताह बाद आएगी, तब तक इसे बिल्कुल नई दुल्हन की तरह चमका दो। 2 दिन में हो जाएगा मालिक, उसके बाद चाहे जब बुला लीजिए पार्टी को। उदयवीर मजदूरों को सफाई के लिए इंस्ट्रक्शन दे रहे थे और इधर यश उत्सुकता से कोठी में इधर उधर घूम रहा था। अचानक उसे ऐसा लगा जैसे ऊपर वाली मंजिल की खिड़की में कोई खड़ा है। उसे एक औरत की धुंधली सी परछाई दिखाई दी। यश ने आंखें मलकर फिर से देखा, लेकिन अगले ही पल वहां उसे कुछ दिखाई नहीं दिया। ये क्या था? कोई वहम था क्या? हाँ, वहम ही होगा। ताला तो अभी हमने ही खोला, अंदर कोई कैसे हो सकता है? उसी शाम उदय और यश वापस आ गए। अरे वाह, तेरा सही है भाई। गांव में कोठी, काश कि हमें भी मिल जाए ऐसी हवेली। क्या फायदा कोठी का? ये खुद तो फट्टू है ना। गर्लफ्रेंड का हाथ पकड़ने की तो परमिशन नहीं है इसे। बकवास बंद करो तुम लोग। हाँ, मजाक छोड़ो। चलो एक काम करते हैं, आज रात उसी कोठी में चलते हैं। अरे मजा आएगा यार, एडवेंचर हो जाएगा। पागल हो गए हो क्या? मुझे नहीं जाना वहां। पापा जान गए तो मार डालेंगे। क्यों, डर गया? अरे भाई मर्द बन, कब तक पापा से पूछकर सारे काम करेगा? वैसे भी तूने बोला कि अंकल उसे सेल करने वाले हैं, तो क्यों ना एक आखिरी बार हम लुत्फ उठा लें। ठीक है, वैसे भी मेरा छुट्टियों में कहीं जाने का मन था, तो यही सही। हम सब 2 दिन बाद निकलेंगे। कुछ देर बाद जिया का फोन यश के पास आता है। अब क्या मुंह फुलाकर घूमते रहोगे? क्यों नो ना कि मैं ऐसे अनकंफर्टेबल हो जाती हूँ। अच्छा बाबा सॉरी, अब मान भी जाओ। मान जाऊंगा, लेकिन तुम्हें मेरे साथ वेकेशन पर चलना होगा। इस बार नो कहा तो फिर सोच लो। ओके चलते हैं। खुश? अगले दिन यश अपने दोस्तों के साथ कोठी जाने के लिए निकलता है। अरे ये जिया का नाटक फिर शुरू हो गया यार। मैसेज आया है कि उसके पापा आ गए हैं, वो हमारे साथ नहीं चल सकती। कह रही है हम निकल जाएं, वो डायरेक्ट पहुंच जाएगी। अरे भाई नहीं आएगी वो, तू अब मूड मत खराब कर। तीनों दोस्त कोठी में पहुंच गए थे। जैसे उसने अंदर कदम रखा, वही मीठी खुशबू फिर से हवा में फैल गई। लेकिन इस बार खुशबू पहले से ज्यादा ही गहरी थी, जैसे कोई उसके बहुत करीब खड़ा हो। अचानक से ऊपर के मंजिल से पायल की बहुत हल्की सी आवाज सुनाई पड़ी। आवाज सुनकर यश का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। कौन है वहां? जवाब में सिर्फ हवा चली और खिड़कियों के दरवाजे आवाज के साथ खुल गए। भाई ठंड कुछ ज्यादा ही नहीं है यहाँ? मैं खिड़कियां बंद करता हूँ, अपने आप कैसे खुल गए ये दरवाजे? शाम ढलने लगी थी और आसमान में गहरा अंधेरा फैलने लगा था। यश, मनोज और किशोर आंगन में महफिल जमाकर बैठे थे। सामने एक छोटी सी मेज पर शराब की बोतलें और स्नैक्स से भरी प्लेटें रखी थी। आज तो मजा आ गया यार, इतनी बड़ी कोठी और पूरी की पूरी हमारी। कितनी बढ़िया जगह है ये, बेचने की बजाय इसे होटल क्यों नहीं बना लेते? आखिरी रात है भाई, जी भर के जी लो और जितना चाहे पी लो।
फिर ये ना हवेली रहेगी ना ये आजादी। तीनों जोर जोर से हंसने लगे। शराब का नशा अब चढ़ने लगा था। तभी अचानक यश की नजर ऊपर हवेली के लंबे गलियारे की तरफ गई। वहां अंधेरे में एक लड़की का साया दिखाई दे रहा था। उसके लंबे बाल और आंचल हवा में लहरा रहे थे। और ये नजारा देखकर यश का दिल जोर से धड़कने लगा। अरे वो देखो, वहां कोई खड़ा है। कोई लड़की है। कहाँ? वहीं ऊपर लॉबी के पास। तीनों ने उधर देखा। वाकई एक लड़की वहां दिखाई पड़ रही थी, जिसका लंबा आंचल हवा से लहरा रहा था। वो लड़की धीरे धीरे मुड़ी और फिर सीढ़ियों की तरफ होते हुए नीचे आने लगी। कौन है ये? हवेली तेरी है भाई, तुझे पता होगा ना। यश, किशोर और मनोज उसके पीछे दौड़ पड़े। उनके दिल में डर भी था और उत्सुकता भी। सीढ़ियों के पास पहुंचकर यश ने हाथ बढ़ाकर उस लड़की के कंधे पर हाथ रख लिया। अचानक लड़की यश की ओर घूम गई और उसका चेहरा देखकर सबकी शक्ल सफेद पड़ गई। उसके सामने जिया खूबसूरत साड़ी पहने खड़ी थी। जिया, तुम यहाँ ऐसे? तुम्हें अच्छा नहीं लगा? मैं अच्छी नहीं लग रही? कैसा लगा सरप्राइज? आज जिया की आवाज कुछ अजीब सी थी, पहले से कहीं ज्यादा धीमी और किसी तरह से रहस्यमयी। उसके गुलाबी होठों पर मध्यम मुस्कान थी और वो धीरे धीरे यश के बिल्कुल करीब आ रही थी। तुम्हें सरप्राइज देना था ना? क्या हुआ? ऐसे क्यों देख रहे हो? मैं इस रूप में पसंद नहीं आई तुम्हें? तुम आज बहुत अलग लग रही हो। ये सुनकर जिया हल्का सा हंस दी और अपने होठ यश के होठों के एकदम करीब लाकर कहा, शायद इसलिए क्योंकि आज मैं तुम्हें नाराज नहीं करना चाहती। आज की रात तुम्हारे नाम। इस बात से यश के चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कान फैल गई। ले भाई, आ गई तेरी जिया, हो गई सारी शिकायतें दूर। रियली, इसने तो मेरा दम ही निकाल दिया था। उस रात कोठी में देर तक हंसी, शराब और बातचीत चलती रही। बोतल खत्म होने के बाद यश और जिया एक कमरे में चले गए। अगली सुबह क्यों ना हम दोनों अभी यहीं रुक जाएं? किशोर और मनोज को जाने दो ना। अब जैसी तुम्हारी मर्जी। यश के कहने पर उसके दोस्त हवेली से निकल गए थे और इधर यश जिया के साथ रुक गया था। यश बाथरूम में जाकर अपना चेहरा धो रहा था। तभी उसके फोन पर जिया का कॉल आता है। उफ, अब क्या 1 मिनट भी मेरे बिना नहीं रहा जा रहा। बोलो डार्लिंग। आई एम सो सॉरी यश, पापा यहीं रुक गए थे, मैं चाहकर भी नहीं निकल पाई। मनोज ने बताया तुम अभी भी वहीं हो। और फिर उसका कॉल कट गया। यश बाथरूम से बाहर आता है। आईने के सामने अपने बाल संवारती जिया उसे नजर आती है। यश जिया के नजदीक जाता है और जैसे ही उसकी नजर आईने पर पड़ती है, उसकी सांसें मानो अटक सी जाती है। आईने में जो अक्स दिखाई दे रहा था वो जिया नहीं बल्कि कोई डरावनी शक्ल वाली स्त्री का था। ये नजारा देख यश के हाथ से फोन गिर पड़ता है और डर के मारे उसका चेहरा सफेद पड़ जाता है। यश कमरे से बाहर भागता है और रास्ते में वो किसी से टकरा जाता है। क्या ये जिया थी? अरे यश, तुम भाग क्यों रहे हो? देखो आ गई मैं। चलो ना, कमरे में चलते हैं। यश ने दौड़ते हुए बाइक स्टार्ट की और सीधा मनोज के यहाँ पहुंच गया। यश ने घबराते हुए गैलरी खोली और बीती रात की फोटो देखने लगा, लेकिन उन तस्वीरों में जिया नहीं थी। ऐसा लग रहा था जैसे यश हवा में किसी को पकड़कर खड़ा हो। ये कैसे हो सकता है? अरे, और ये निशान, ये कैसे हुआ? यश की गर्दन और कंधों पर अजीब अजीब से गहरे नीले काले निशान थे। यश को कुछ समझ नहीं आ रहा था। तू कह रहा था ना यश कि कोई अफवाह है जो कोठी से जुड़ी है। कैसी अफवाह थी वो? तू कुछ जानता है उसके बारे में? यश ने नामे गर्दन हिला दी और बिना कुछ बोले वापस घर चला गया। उस दिन के बाद से यश बदलने लगा था। वो दिन का अधिकतर समय अपने कमरे में बिताने लगा था। हर गुजरते दिन के साथ
वो और कमजोर होता जा रहा था। उसके शरीर पर रोज कोई नया निशान उभर आता, कभी कंधे पर, कभी छाती पर, कभी पीठ पर। उसका चेहरा पीला पड़ने लगा था, आंखों के नीचे काले घेरे बन गए थे, जिसे देख माँ सविता बहुत परेशान रहती थी। सुनिए जी, यश की तबीयत कुछ ठीक नहीं है। आप सारा काम छोड़िए, बस कुछ दिनों के लिए घर आ जाइए। पत्नी की बात सुनकर यश के पिता विदेश से घर लौट आते हैं। ये तूने क्या कर डाला नालायक? क्या हुआ पापा? चुप, बस जितना पूछूं उसका जवाब दे। उदय ने यश की गर्दन के निशान देखे और उनका चेहरा सख्त हो गया। तू हवेली गया था? क्या तूने वहां रात गुजारी? पापा वो हाँ या ना? हाँ। उदय के हाथ कांपने लगे, वो जमीन पर सर पकड़कर बैठ गया। अरे आप ऐसे क्यों बैठ गए हैं? मेरा दिल बहुत घबरा रहा है, बोलिए ना। ये वही निशान है जो उस योगिनी के शिकार पर दिखाई देते हैं। उदय की बात से कमरे में सन्नाटा छा गया। उदय की आवाज अब गुस्से से कांप रही थी। योगिनी वो कौन है पापा? योगिनी भटकती आत्मा, जिसे बस एक मर्द का शरीर चाहिए। उस कोठी में मेरे परदादा रहा करते थे। तंत्र मंत्र पर बहुत भरोसा था उन्हें। एकांत में उस हवेली में जाने क्या क्या तंत्र किया करते थे वो। अपनी बढ़ती ख्वाहिशों को पूरा करने के लिए किसी ऐसी शक्ति को बुला लिया था उन्होंने, जिसने उन्हें धन दौलत तो दिया, लेकिन अपना गुलाम बना लिया। हर रात वो एक औरत का शरीर लेकर उनके पास आती थी। जब तक वे अपनी मर्जी से उस हवेली में रहे तब तक सब सही था, लेकिन धीरे धीरे अब उन्हें अपने परिवार की याद आने लगी। एक रात वो हवेली से बाहर निकले और उसी रात से उस योगिनी का श्राप दादाजी पर हावी हो गया। रात में सुंदर प्रेयसी का रूप लेकर मिलने वाली वो शक्ति अब दिन के उजाले में अपने असली डरावने रूप में उन्हें दिखाई देने लगी। हर गुजरते दिन के साथ उनकी हालत खराब होती जा रही थी। उनकी सारी तंत्र विद्या धरी रह गई थी और वो योगिनी उनके शरीर को खोखला करती जा रही थी। दादाजी की मृत्यु निश्चित थी, इसलिए मरने से पहले उन्होंने योगिनी को वापस उसी हवेली में कैद करने के लिए खुद को वहां पर बंद कर लिया और अपने गुरु की मदद से तंत्र क्रिया से उसे अंदर कैद करवा दिया। तूने उसके साथ संबंध बनाए, उसके कारण ही वो योगिनी फिर से आजाद हो गई है। अब वो तेरे साथ रहेगी अंतिम समय तक। ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? अरे कुछ करिए, कैसे भी मेरे बेटे को बचाइए ना, कुछ करिए आप। अब बहुत देर हो गई है। जिस दिन से वो योगिनी किसी मर्द को अपना शिकार बनाती है, उस दिन से उसकी मौत तय होती है। उदय के इतना कहते ही कमरे का बल्ब धमाके से टूट जाता है और पंखे के ऊपर एक साया बैठा नजर आता है जो यश को ही घूर रहा था। वो एक झटके से यश के ऊपर कूद जाती है। एक डरावनी हंसी कमरे में गूंज जाती है। यश के दिल दहला देने वाली चीखें सुनाई देने लगती हैं और कुछ देर बाद उसका बेजान शरीर बिस्तर पर पड़ा नजर आता है। डेढ़ फुटिया। कहते हैं हर शहर में कुछ ऐसी कहानियां होती है जो सच भी होती है और झूठ भी, लेकिन डेढ़ फुटिया जो सिर्फ कहानी नहीं है। कुछ लोग उसे जिन्न का बच्चा कहते हैं, तो कुछ कहते हैं वो अधूरी आत्मा है, और कुछ लोग जो उसे देख चुके क्या तो जिंदा नहीं बची या फिर कभी पहले जैसा नहीं रहा। मध्य प्रदेश के एक छोटे से कस्बे नरसिंहपुर रोड के पास की कॉलोनी में अचानक अजीब घटनाएं शुरू हुई। लोग रात में गायब हो गए। सीसीटीवी में सिर्फ एक छोटा सा काला साया दिखता और हर केस में एक चीज कॉमन थी, मरने वाले ने मरने से पहले पीछे एक बार मुड़कर जरूर देखा था। राघव
एक क्राइम जर्नलिस्ट इस केस की तह तक जाने आया। उसे ऐसी कहानियों में दिलचस्पी थी, लेकिन वो अंधविश्वासी नहीं था। ऐसे ही एक रात जब किसी की मौत हुई, अगली सुबह वो थाने पहुंच गया और उसने पुलिस से पूछा, सर, ये तीसरी मौत है, कोई क्लू? नहीं, किसी ने मारने वाले को नहीं देखा। वो कोई पैटर्न? हाँ, मरने से पहले 2 लोगों ने कहा उन्हें किसी बच्चे की आवाज आई थी। ये सीसीटीवी फुटेज देखो। इंस्पेक्टर के कहने पर राघव ने एक सीसीटीवी फुटेज देखा। रात के करीब 2:17 पर एक आदमी सड़क पर चल रहा था। अचानक वो रुकता है और पीछे देखता है और डर के मारे भागने लगता है। तभी कोई पीछे से उसके कंधे पर झपटता है और कैमरा ब्लैंक हो जाता है। राघव हैरानी से दोबारा उस वीडियो को देख ही रहा था कि एक बूढ़ी औरत वहां आई और इंस्पेक्टर से बोली, तुम जिस चीज को ढूंढ रहे हो वो इंसान नहीं है, वो जिन का बच्चा है, अधूरा अधमरा। उसकी लंबाई सिर्फ 1.5 फुट है, लेकिन उसकी ताकत इंसान से 100 गुना ज्यादा। उसकी बात सुन इंस्पेक्टर और राघव एक दूसरे की ओर देखने लगे। राघव ने आगे बढ़कर उससे बात की। अब कौन है आप? ये किसके बारे में बात कर रही है? मेरा नाम शकीला आपा है। मैं उसकी बात करने आई हूँ जिसे आप ढूंढ रहे हैं। ये क्या बोल रही हैं आप? वो हमेशा पीछे से बुलाता है। उसकी आवाज कभी बच्चे जैसी होती है, कभी किसी अपने की। उसकी आंखें पूरी काली होती है और उसका चेहरा आधा जला हुआ। वो परछाई खा जाता है। जिसकी परछाई वो खा ले, वो इंसान धीरे धीरे अंदर से खत्म हो जाता है। आप बेमतलब की अफवाह मत फैलाओ। ये अफवाह नहीं है, सच है। आप बस लोगों को बोल दो कि अगर पीछे से कोई आवाज आए तो मुड़ कर ना देखें। 21वीं सदी में 18वीं सदी की बातें कर रहे हो। लोग हम पर हंसेंगे कि हम कातिल को नहीं ढूंढ पाए, तो अफवाह फैला रहे हैं। राघव शकीला आपा की बातें सुन रहा था। उसकी आंखें देखकर उसे यकीन होने लगा कि यह औरत झूठ नहीं बोल रही है। ये सच है या अफवाह? इसका पता मैं लगा कर रहूंगा। मैं खुद इसका पता लगा कर रहूंगा। राघव ने तय किया, आज रात वो खुद बाहर जाएगा। वो अंधेरी रात में बाहर निकला। रात के 2 बज रहे थे। सड़क खाली थी। अचानक किसी बच्चे की आवाज आई। भैया! आवाज सुन राघव रुक गया। आवाज पीछे से आई थी। उसका दिल जोर से धड़कने लगा। भैया, मुझे घर जाना है। राघव ने धीरे धीरे पीछे देखा और जो उसने देखा उसकी रूह कांप गई। वहां एक छोटा सा बच्चा खड़ा था, लेकिन उसका शरीर टेढ़ा मेढ़ा था। हाथ लंबे, पैर उल्टे, चेहरा आधा जला हुआ और आंखें पूरी काली, बिना पुतली के। वो धीरे से मुस्कुराया और फिर अचानक वो जमीन से उछला और सीधा राघव के सीने पर आ गिरा। अचानक झटके से राघव जमीन पर गिर पड़ा। उसे लगा जैसे उसकी सांस रुक रही है। वो चीज उसकी छाया को पकड़ने की कोशिश कर रही थी। राघव खुद को बचाने की कोशिश कर रहा था, मगर वो कामयाब नहीं हुआ। अंधेरे में उसकी चीख गूंजने लगी। तभी राघव को शकीला आपा की बात याद आई कि लोहे से वो डरता है। उसने जेब से चाबी निकाली और उस पर वार किया। जैसे ही राघव ने उस पर वार किया, वो चीख कर पीछे हट गया और फिर गायब हो गया। मगर साथ ही गायब हो गई राघव की परछाई। यह देख राघव को डर लगने लगा, क्योंकि शकीला आपा ने बताया था कि जिस इंसान की परछाई को वो खा ले, वो धीरे धीरे खत्म हो जाता है। राघव तुरंत शकीला आपा के पास पहुंचा और उन्हें सारी बात बताई। ये तो बहुत बुरा हुआ। अब तुम्हें कोई नहीं बचा सकता।
मेरे साथ चाहे कुछ भी हो जाए, मगर अब मुझे उसे खत्म करना है। मुझे उसके बारे में सारी बात बताओ, और आपको उसके बारे में सब कैसे पता ये बताओ। बूढ़ी शकीला आपा ने जब राघव को सारी बात बताई तो उसको उनकी बातों पर यकीन ही नहीं हुआ। यहाँ एक रसूखदार व्यक्ति के कहने पर तांत्रिक ने इसे बुलाया है ताकि लोग डरकर उस कॉलोनी को खाली कर दे और करोड़ों की जमीन बिल्डर को कोड़ियों के भाव में मिल जाए। और आज राघव को निशाना बनाना भी प्लान का ही हिस्सा था ताकि न्यूज़पेपर के जरिए लोगों तक ये बात जल्दी से पहुंच जाए। आपको ये सब कैसे पता? मरने वाले में सबसे पहला इंसान मेरा पति था। उसकी परछाई गायब थी। तब मौलवी जी ने सारी बात पता की और वो पुलिस को कुछ बता पाती ताकि वो लोगों की मदद कर पाए। उसके पहले ही उन्हें भी मार दिया गया। वो ये सब खुद के फायदे के लिए कर रहा है। तुम जो कोई भी हो, मुझे नहीं डरा सकते। मैं दोबारा तुम्हारा सामना करने के लिए आ रहा हूँ। कहते हुए राघव ने फैसला किया वो उस जगह जाएगा जहाँ ये सब शुरू हुआ था। वो एक पुराना खंडहर था। रात के करीब 3 बजे हवा भारी थी और अंधेरा बहुत गहरा था। वहां अचानक चारों तरफ से आवाजें आने लगी। भैया, राघव, मुझे बचाओ। राघव घबराकर इधर उधर देखने लगा और फिर वो सामने आया। इस बार और भी भयानक। उसका शरीर जगह जगह से फट रहा था। अचानक उसका पूरा शरीर फट गया और उसके अंदर से एक काला धुआं निकला। एक बड़ा डरावना जिन्न। उसे देख राघव ने शकीला आपा के बताए मंत्र पढ़ना शुरू किया और उसने जिन्न के आसपास लोहे की साकल का घेरा बनाया। जिन्न चीखने लगा और फिर धीरे धीरे गायब हो गया। राघव को लगा 1.5 फुटिया खत्म हो गया। अगले दिन सब कुछ सामान्य लग रहा था। राघव ने केस बंद कर दिया, लेकिन उसी रात जब वो सो रहा था उसे पलंग के नीचे से आवाज आई, भैया। उसने धीरे धीरे नीचे देखा और उसके बेड के नीचे 2 काली आंखें उसे घूर रही थी। रात के उस खौफनाक मंजर के बाद राघव की नींद जैसे टूट गई थी। बहुत ही डरावना सपना था। कहते हुए वो पानी पीने के लिए पलंग पर से उठने की कोशिश करने लगा, मगर शरीर हिल नहीं रहा था। उसने महसूस किया कोई उसके सीने पर बैठा है, भारी, ठंडा और जिंदा। धीरे धीरे उसकी आंखें नीचे गईं और वहां वही काली आंखों वाला 1.5 फुटिया वो मुस्कुरा रहा था। अब तू मेरा है, तुझे कोई नहीं बचा सकता। राघव चीखना चाहता था, लेकिन आवाज उसके गले से बाहर नहीं आई। मगर जब वो सुबह उठा तो सब कुछ नॉर्मल था, लेकिन उसकी परछाई अब उसकी नहीं थी। राघव ने ऑफिस के लिए तैयार होते वक्त खुद को आईने में देखा। सब ठीक था, लेकिन जैसे ही उसने आवाज सुन पीछे देखा, उसकी परछाई उसके साथ नहीं हिल रही थी। वो अलग खड़ी थी और उसे घूर रही थी। अचानक परछाई ने मुस्कुराई और धीरे से फुसफुसाई, वो आ चुका है। राघव पीछे मुड़ा, मगर वहां कोई नहीं था। अब राघव जहां भी जाता उसे वही आवाज सुनाई देती। भैया। ऑफिस में, सड़क पर, यहां तक कि फोन कॉल में भी। एक दिन उसने कॉल उठाया तो दूसरी तरफ से सिर्फ सांसों की आवाज आ रही थी। ये सांसें उसे अपने कंधे पर महसूस हो रही थी। तो उसने पीछे देखा तो वहां 1.5 फुटिया खड़ा था। राघव ने तुरंत फोन फेंक दिया, मगर अचानक फिर वो गायब हो गया। राघव ने सोचा ये सब उसका वहम है, लेकिन उसी दिन उसे खबर मिली जिस आदमी को उसने सीसीटीवी में देखा था कि जो कि मर चुका था वो वापस आ गया है, लेकिन वो इंसान नहीं था,
उसकी आंखें खाली थीं, बेजान चेहरा और उसकी परछाई गायब थी। राघव फिर शकीला आपा के पास गया। वो उसे देखकर घबरा गई। तू बच्चा नहीं है, वो अब तेरे अंदर आ चुका है। मतलब? 1.5 फुटिया सिर्फ शिकार नहीं करता, वो अपने लिए शरीर ढूंढता है और तू उसका अगला घर है। यह नहीं हो सकता। उस रात राघव को लगा जैसे उसका शरीर खुद चल रहा है। उसके हाथ टेढ़े मेढ़े हो गए थे। राघव के गले से निकलने वाली आवाज भारी फटी हुई थी और उसके शरीर से किसी पुरानी कब्र की सड़न जैसी बदबू आ रही थी। भैया! राघव का हाथ अपने आप उठा और उसने आईने पर एक जोरदार मुक्का मारा। आईना चकनाचूर हो गया, लेकिन ताज्जुब की बात यह थी कि राघव के हाथ से खून नहीं निकला। टूटे हुए शीशों के टुकड़ों में उसे अपनी शक्ल नहीं बल्कि उस 1.5 फुटिया के चेहरे नजर आ रहे थे। ये देख राघव पागलों की तरह कमरे से बाहर भागा। सड़क पर सन्नाटा था, लेकिन उसे अपने पीछे सैकड़ों कदमों की आहट सुनाई दे रही थी। उसने एक स्ट्रीट लाइट के नीचे रुककर अपनी परछाई देखी। वो परछाई अब जमीन पर लेटी नहीं थी, बल्कि दीवार पर एक 3 साल के बच्चे की तरह सीधी खड़ी थी। परछाई ने अपना हाथ उठाया और राघव का गला घोटने का इशारा किया। अचानक राघव को सच में घुटन महसूस होने लगी। उसका दम फूलने लगा। तभी उसे शकीला आपा की एक और बात याद आई। जिन रूह नहीं, आग और धुएं की औलाद है, उसे बुझाने के लिए खुद को जलाना पड़ता है। राघव खुद को बचाने के लिए लड़खड़ाते हुए उसी तांत्रिक के ठिकाने की ओर बढ़ा जिसका जिक्र शकीला आपा ने किया था। शहर के बाहरी इलाके में स्थित एक पुरानी चमड़े की फैक्ट्री। वहां पहुंचते ही उसने देखा कि वो रसूखदार बिल्डर और वही तांत्रिक एक जलते हुए कुंड के पास बैठे थे। महाराज, बलि पूरी हुई। अब राघव का शरीर उस जिन का पक्का घर है। अब यह पत्रकार वही लिखेगा जो हम चाहेंगे और पूरी कॉलोनी डर के मारे खाली हो जाएगी। राघव, जिसके अंदर अब वो 1.5 फुटिया पूरी तरह हावी हो चुका था, एक झटके में उनकी ओर झपटा। उसकी रफ्तार किसी इंसान जैसी नहीं थी। उसने तांत्रिक का गला पकड़ लिया। तूने मुझे बुलाया, लेकिन तूने मुझे कैद करने की कोशिश की। अब मैं किसी का गुलाम नहीं हूं। फैक्ट्री में चारों ओर आग लग गई। राघव के शरीर के अंदर एक जंग छिड़ गई थी। एक तरफ पत्रकार राघव की आखिरी बची हुई चेतना और दूसरी तरफ वो खौफनाक 1.5 फुटिया। राघव ने देखा कि सामने तेजाब का एक बड़ा टैंक खुला पड़ा है। उसने अपनी पूरी इच्छा शक्ति बटोरी और चिल्लाया, यदि यह शरीर तुम्हारा घर है और यही तुम्हारा ठिकाना है, तो मैं इस ठिकाने को ही बर्बाद कर दूंगा। साथ में तुम भी खत्म हो जाओगे। बिल्डर और तांत्रिक की चीखों के बीच राघव ने उस जलते हुए कुंड से आग उठाई और खुद को आग लगा ली। जैसे ही आग की लपटें उसके जिस्म को छूने लगी, उसके अंदर से एक दिल दहला देने वाली चीख निकली। वो 1.5 फुटिया धुआं बनकर बाहर निकलने की कोशिश करने लगा, लेकिन राघव ने लोहे की एक भारी चेन अपने हाथ में लपेटकर खुद को और उस धुएं को जकड़ लिया। अगले ही पल एक जोरदार धमाका हुआ। अगली सुबह पुलिस को वहां सिर्फ राख मिली। ना राघव का शरीर मिला, ना ही वो रसूखदार बिल्डर। केस फाइल में लिख दिया गया कि गैस लीकेज की वजह से हादसा हुआ। महीनों बाद नरसिंहपुर की उस कॉलोनी में शांति थी, लेकिन एक रात एक नया चौकीदार ड्यूटी पर तैनात था। तभी उसे पीछे से एक पतली सी आवाज आई, भैया, यहाँ बहुत अंधेरा है, थोड़ी सी रोशनी होगी क्या? चौकीदार ने जैसे ही पीछे मुड़कर देखा, उसे सड़क पर कोई नहीं दिखा, लेकिन सीसीटीवी कैमरे की फुटेज में उस चौकीदार के पीछे एक 1.5 फुट की परछाई हाथ हिला रही थी। राघव तो चला गया था, लेकिन वो 1.5 फुटिया अब भी जिंदा था। अपना तो उसका कोई ना ही मालिक था, ना ही कोई रहने का ठिकाना। वो पूरी तरह आजाद था। अब कहीं वो आपके पीछे से आवाज दे, भैया, तो मुड़कर मत देखना।
नेहा ने घबराकर उस कमरे का दरवाजा जोर से बंद किया। उसके हाथ कांप रहे थे, दिल इतनी तेज धड़क रहा था जैसे सीने से बाहर निकल जाएगा। दरवाजा बंद करते ही अंदर से अचानक एक भारी डरावनी आवाज गूंजी। ये घर मेरा है, निकल जाओ यहाँ से। नेहा की सांस जैसे रुक गई। उसने एक पल भी वहां रुकने की हिम्मत नहीं की। वो मुड़ी और सीढ़ियों से लगभग भागती हुई नीचे उतरने लगी। उसके कदम लड़खड़ा रहे थे। नीचे पहुंचते ही उसने हाँफते हुए दीवार पकड़ ली। उसकी आंखों में साफ डर दिखाई दे रहा था, लेकिन नेहा को तब नहीं पता था कि उस रात जो उसने देखा था वो इस घर की असली सच्चाई का सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा था। कुछ महीने पहले अमित वर्मा एक सरकारी नौकरी करने वाला इंसान था। करीब 3 महीने पहले उसका ट्रांसफर शहर से दूर एक गांव में हुआ था। उसके परिवार में उसकी पत्नी नेहा, बेटा आरव और बेटी धृति थी। शुरुआत में अमित दफ्तर के पास बने एक छोटे से सरकारी क्वार्टर में रहने लगा। क्वार्टर छोटा था, कमरे कम थे और बच्चों के खेलने की जगह भी नहीं थी। करीब 2 महीने बाद अमित की मुलाकात एक स्टेट एजेंट से हुई। उसका नाम था रवि। एक दिन रवि अमित को एक घर दिखाने ले गया, गांव से थोड़ा बाहर, जहां चारों तरफ हरियाली थी। थोड़ा अंदर जाने पर एक पुराना लेकिन खूबसूरत घर दिखाई दिया। घर 2 मंजिला था, नीचे 3 कमरे और ऊपर 2 कमरे। घर के सामने एक गार्डन था। गार्डन में पुराने लोहे के 2 झूले लगे हुए थे। चारों तरफ बड़े बड़े पेड़ थे। थोड़ी दूर पर हाईवे था, लेकिन इतनी दूर कि गाड़ियों का शोर सुनाई नहीं देता था। ऊपर की एक खिड़की से हाईवे साफ दिखाई देता था और दूसरी खिड़की से अमित के ऑफिस की बिल्डिंग भी नजर आती थी। अमित को घर देखते ही पसंद आ गया। अब घर तो बहुत अच्छा है। किराया कितना है? बस 5,000 रुपए महीना। अमित सचमुच चौंक गया। इतना बड़ा घर सिर्फ 5,000? रवि ने हल्की मुस्कान के साथ जवाब दिया। इसके मालिक विदेश में रहते हैं। उन्होंने मुझे केयर टेकर रखा है। काफी सालों से ये घर बंद पड़ा है। मालिक को किराए की जरूरत नहीं है। मैंने ही उन्हें किराए पर देने का आइडिया दिया ताकि घर मेंटेन रहे। यह बात सुनकर अमित को जरा भी संकोच नहीं हुआ। रविवार के दिन अमित अपनी पत्नी और बच्चों को घर दिखाने ले आया। बच्चे घर देखकर बहुत खुश हो गए। आरव तुरंत झूले पर बैठ गया। धृति गार्डन में दौड़ने लगी, लेकिन नेहा घर के अंदर खड़ी होकर चारों तरफ देख रही थी। घर सुंदर था, लेकिन उसे थोड़ा अजीब लग रहा था। रवि जी, ये घर इतने सालों से बंद था? जी हाँ। और किराया भी इतना कम? घर पुराना है और शहर से दूर है। यहाँ कोई रहना नहीं चाहता। सब शहर में रहना चाहते हैं। इस इलाके के कई लोग अपने घर किराए पर देकर शहर चले गए हैं। कुछ ने घर बेच दिए और कुछ लोग बस छुट्टियों में यहाँ आते हैं। रवि की बातें सुनकर नेहा पूरी तरह संतुष्ट तो नहीं हुई, लेकिन अमित को घर बहुत पसंद आ चुका था। अमित ने रवि को टोकन दे दिया। अगले महीने वो अपने परिवार के साथ उस घर में रहने आ गया। अमित शुरू से ही नास्तिक था, इसलिए घर में गृह प्रवेश की पूजा नहीं हुई, ना ही घर में कोई मंदिर रखा गया। नेहा धीरे धीरे घर की सफाई करने लगी। 3-4 दिनों में नीचे के हिस्से की सफाई पूरी हो गई। सब नीचे ही रहने लगे। आरव और धृति ऊपर नीचे दौड़ते रहते थे, लेकिन नेहा उन्हें बार बार रोकती। ऊपर मत जाओ, वहाँ बहुत धूल मिट्टी है। जब तक ऊपर की सफाई नहीं होती कोई ऊपर नहीं जाएगा। तुम दोनों गार्डन में खेलो। अमित ने रवि से कहकर एक माली बुलवाया और गार्डन की सफाई करवा ली। गार्डन साफ होते ही बच्चे वहीं खेलते रहते थे। कुछ दिनों बाद नेहा ने ऊपर की सफाई शुरू की। ऊपर 2 कमरे थे। एक कमरा खुला था, दूसरे कमरे में ताला लगा हुआ था। नेहा ने पहले खुले कमरे की सफाई कर ली। फिर शाम को उसने अमित से कहा, ऊपर एक कमरे में ताला लगा है, रवि से कहकर चाबी बनवा लो। उस कमरे की जरूरत नहीं है, एक कमरा काफी है। अपना सारा सामान उसी कमरे में आ गया ना। अगर कोई मेहमान आए तो? आखिरकार अमित ने रवि को फोन किया। रवि ने चाबी बनाने वाले को भेजा।
कमरा खुलवा दिया गया। नेहा ने उस कमरे की भी सफाई कर दी और उसी दिन के बाद घर में अजीब घटनाएं शुरू हुई जो धीरे धीरे सामने आई। घर का माहौल धीरे धीरे बदलने लगा। शुरुआत में ये छोटी छोटी बातें थी जिन्हें नजरअंदाज करना आसान था। एक रात अमित को ऑफिस से आने में देर हो गई थी। बच्चों को सुलाकर नेहा लिविंग रूम में उसका इंतजार कर रही थी। घर में अजीब सी खामोशी थी। तभी नेहा को ऐसा लगा जैसे उसके पीछे से कोई धीरे धीरे चलकर गुजरा हो। उसने तुरंत पीछे मुड़कर देखा, कोई नहीं था, लेकिन किचन की लाइट जल रही थी। नेहा कुछ पल उसे देखती रही। लाइट्स तो मैंने बंद की थी। वो किचन में गई और लाइट बंद कर दी। थोड़ी देर बाद अमित घर आ गया। उसने खाना खाया और अपने कमरे में चला गया। नेहा किचन में बर्तन साफ कर रही थी। तभी लिविंग रूम से हल्की सी आवाज आई। नेहा ने किचन से झांक कर देखा तो उसे एक परछाई दिखाई दी। उसे लगा शायद अमित ही बैठा होगा। आप कमरे में चले जाओ, मैं बर्तन रख कर आती हूँ। कोई जवाब नहीं आया। उसने सोचा शायद अमित कमरे में चला गया होगा। वो बाहर आई, लाइट बंद की, फिर बच्चों के कमरे में झांका। दोनों बच्चे गहरी नींद में सो रहे थे। नेहा अपने कमरे में चली गई, लेकिन जैसे ही वो कमरे में दाखिल हुई, किचन की लाइट अचानक एक बार चमकी और फिर अपने आप बंद हो गई। अगली सुबह बच्चे स्कूल चले गए। अमित भी ऑफिस चला गया। दोपहर तक नेहा के सारे काम खत्म हो चुके थे। वो ऊपर कमरे में कुछ सामान ढूंढने गई। तभी उसे दूसरे कमरे में हल्की आवाज सुनाई दी। नेहा कुछ पल वहीं खड़ी रही। फिर उसने हिम्मत करके दरवाजा खोला। कमरे के अंदर घुसते ही उसे एक अजीब एहसास हुआ। कमरा बहुत बड़ा था, लेकिन कमरे का माहौल ऐसा था जैसे यहां कोई अचानक सब कुछ छोड़कर चला गया हो। जब उसने सफाई की थी तब उसने कुछ देखा नहीं था, बस खुली जगह सफाई करके चली गई थी। कमरे में एक पुरानी लकड़ी की अलमारी थी, एक टूटी कुर्सी और कोने में कुछ पुराने खिलौने पड़े थे। नेहा को यह देखकर अजीब लगा। उसे लगा जैसे इस कमरे को जानबूझकर बंद किया गया था। उसने शाम को अमित को इस कमरे के बारे में बताई। अमित, मैं आज ऊपर के कमरे में गई थी, उसी कमरे में जिसमें ताला लगा था। वो कमरा बहुत बड़ा है और मुझे लगा जैसे उस कमरे को जानबूझकर बंद किया गया है। पर अमित ने बस ये कहकर टाल दिया कि अरे घर काफी सालों से बंद था और शायद मालिक को जल्दबाजी में विदेश जाना पड़ गया होगा, इसलिए सब ऐसा ही पड़ा है। और शाम आरव ऊपर से दौड़ता हुआ नीचे आया। वो रो रहा था। मम्मी, वो बच्चा मेरा खिलौना ले गया। अमित और नेहा दोनों चौंक गए। कौन सा बच्चा? ऊपर वाला बच्चा। ऊपर कोई नहीं है बेटा। है, वो रोज मेरे साथ खेलता है। उसके साथ एक बूढ़ी औरत भी रहती है। वो बच्चा हर शाम को मेरे साथ खेलता है, पर आज वो मुझे बॉल वापस नहीं दे रहा था। मैंने उससे छीन लिया तो वो औरत मेरे पीछे आई। नेहा का चेहरा एकदम पीला पड़ गया। बेटा, तुमने कोई सपना देखा होगा। अमित आरव को समझाते हुए कमरे में ले गया और टीवी चालू कर दिया। बाहर आकर नेहा और धृति के सामने बताने लगा, आरव छोटा बच्चा है, कभी कभी बच्चे सपने में देखी हुई बातों को सच मान लेते हैं। लेकिन धृति भी अब थोड़ा डर गई थी। एक दिन धृति स्कूल से जल्दी घर लौट आई। उसका उस दिन एग्जाम था। उसने घर की बेल बजाई, लेकिन बेल बजते ही दरवाजा अपने आप खुल गया। धृति थोड़ा चौंकी। वो धीरे धीरे अंदर गई। किचन से खाने की खुशबू आ रही थी। मम्मी, कोई जवाब नहीं आया। वो किचन की तरफ बढ़ी, लेकिन जैसे ही वो किचन के पास पहुंची, खाने की खुशबू अचानक सड़ने की बदबू में बदल गई। धृति ने किचन में झांक कर देखा और उसकी चीख निकल गई। जमीन पर एक बूढ़ी औरत और एक छोटा बच्चा बैठे थे। दोनों जमीन पर बैठकर खाना खा रहे थे, लेकिन वो खाना सड़ा हुआ था, काला पड़ा हुआ, और उससे भयानक बदबू आ रही थी। धृति डरकर घर से बाहर भागी।
तभी सामने से नेहा और आरव आते हुए दिखाई दिए। धृति दौड़कर नेहा से लिपट गई। मम्मी, मम्मी अंदर कोई है। नेहा का दिल जोर से धड़कने लगा। उसने तो दरवाजा लॉक किया था, फिर धृति अंदर कैसे गई? नेहा ने तुरंत अमित को फोन किया। अमित, इस घर में कुछ अजीब है, आप अभी घर आ जाओ। नेहा ने अमित को धृति की सारी कहानी सुनाई। उस रात नेहा बच्चों के कमरे में गई। आरव जाग रहा था। मम्मी, वो बच्चा मुझे खेलने के लिए बुला रहा है। कौन बच्चा? वही जो अपनी नानी के साथ ऊपर रहता है। धृति भी डरकर बोली। मम्मी, वो दोनों मुझे बार बार दिख रहे हैं। तभी अचानक ऊपर से कुछ गिरने की तेज आवाज आई। नेहा का दिल दहल गया। दोनों बच्चे भी डर गए। वो बच्चों को अमित के कमरे में ले गई। अमित सो रहा था। उसने बच्चों को वहीं बिठाया और धीरे धीरे ऊपर गई। पहले कमरे में सब ठीक था, फिर उसने दूसरे कमरे का दरवाजा खोला और वहीं उसने उन्हें देखा। एक बूढ़ी औरत और एक बच्चा दोनों जमीन पर पड़े थे। उनकी आंखें खुली हुई थीं, सीधा नेहा को देख रही थी। नेहा ने डरकर दरवाजा बंद किया। तभी अंदर से आवाज आई। ये घर मेरा है, निकल जाओ यहाँ से। नेहा डरकर भागती हुई नीचे आई। अगले दिन अमित ने रवि को बुलाया। रवि ने सुझाव दिया। देखिए, शहर के पास एक पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर है, शायद वो कुछ पता लगा सके। शाम को डॉक्टर अंशुल मेहरा और उनकी सहायक मोनिका घर आए। उन्होंने पूरे घर में उपकरण लगाए। EMF मीटर, टेम्परेचर सेंसर, वॉइस रिकॉर्डर। जांच करते हुए वो ऊपर वाले कमरे में पहुंचे। EMF मीटर अचानक तेज आवाज करने लगा। अंशुल गंभीर हो गया। यहाँ कोई प्रेजेंस है। उन्होंने आत्मा से संपर्क करने की कोशिश की, लेकिन अचानक सारे उपकरण बंद हो गए। सभी की बैटरियां एक साथ खत्म हो गईं। अंशुल और मोनिका एक दूसरे को देखने लगे। ये आत्माएं बहुत शक्तिशाली हैं। अंशुल ने अमित का संपर्क महाकाल गिरी नाम के तांत्रिक से करवाया। महाकाल गिरी ने तुरंत घर खाली करने को कहा, लेकिन अमित ने मना कर दिया। मैं अभी घर खाली नहीं कर सकता। अचानक से परिवार को लेकर कहां जाऊंगा, और मैं 1 साल का किराया दे चुका हूं। तांत्रिक ने कहा, आंगन में एक दिया हमेशा जलाकर रखना और घर में खाना मत पकाना। शनिवार को तांत्रिक घर आए। डॉक्टर अंशुल भी उनके साथ थे। तांत्रिक ने पूरे घर में मंत्र पढ़े, पवित्र जल छिड़का। जहां जहां आत्माओं ने स्पर्श किया था वो जगह काली पड़ती जा रही थी। फिर वो ऊपर वाले कमरे में गए। उन्होंने कई मंत्र पढ़े, लेकिन अचानक कमरे के अंदर चीजें उड़ने लगी। दीवारों पर धमाके होने लगे। अंशुल के सारे उपकरण फिर बंद हो गए। आखिरकार तांत्रिक ने हार मान ली। इन आत्माओं को निकालना संभव नहीं है। उन्होंने उस कमरे को फिर से मंत्रों से बंद कर दिया। ये आत्माएं पहले भी यहीं कैद थीं। अब भी इन्हें बाहर निकालना असंभव है। अगर आप लोग यहां रहोगे तो ये अपनी मौजूदगी दिखाती रहेंगी। अमित ने आखिरकार घर छोड़ने का फैसला किया। उन्होंने घर खाली कर दिया। कुछ समय बाद खबर आई, उस घर के असली मालिक की विदेश में मौत हो गई थी। उसके बाद वो घर हमेशा के लिए बंद हो गया। आज भी वो घर वहीं खड़ा है, खाली, सुनसान। और जो भी उस घर को खरीदने या देखने जाता है उसे ऊपर वाले कमरे से वही आवाज सुनाई देती है। ये घर मेरा है, निकल जाओ यहाँ से।